हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 89 है। इससे पहले हम 88 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 6 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोका पावनी और भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। लोका पावनी और भवानी यह किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो लोका पावनी और भावनी नदी यह सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। अब हम बात करें कि कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कोडागू जिला कर्नाटक से यह निकलती हैं। ठीक है, कावेरी नदी ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कोडागू जिला कर्नाटक से निकलती है। फिर बात करें ऑप्शन में हम गोदावरी नदी की। तो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा। ठीक है, इन नामों से इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, फिर है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी यह निकलती है महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, फिर है महानदी। तो महानदी यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से। ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी। ओके, चलिए तो ये थी नदी की जो कहाँ से निकलती है। ठीक है ना, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, सीधी कार्रवाई दिवस, नमक सत्याग्रह, बंगाल सत्याग्रह। इनमें से किस घटना को, ठीक है, कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीधी कार्रवाई दिवस को। राइट आंसर ऑप्शन बी, सीधी कार्रवाई दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई थी सीधी कार्रवाई दिवस? तो ये हुई थी 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को हुई थी सीधी कार्रवाई दिवस। ओके, फिर हम बात करें ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ? तो ये हुआ था 2 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने उस समय नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फिर है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह सबसे पहले इन्हें किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नमक कानून, नमक मार्च, दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह। इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह को। और ये कब हुआ था नमक सत्याग्रह? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। और ये चला था 6 अप्रैल
1930 तक चला था, दांडी नवसार तक, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। और यह कितने दिन की यात्रा थी? तो यह 24 दिन की यात्रा थी और इसमें 240 मील चली थी महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ। ओके। फिर बंगाल सत्याग्रह, तो बंगाल सत्याग्रह यह 1905 में शुरू हुआ और 1911 में खत्म हुआ, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ठीक है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 1911 में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था, ठीक है, बंगाल विभाजन को, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 1911 में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के वाम हस्ते नियम के अनुसार जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे अधारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मध्यमा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ पर मध्यमा और तर्जनी यह क्रमशः विद्युत धारा और विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। बी है एक ही समय में समान तत्वों की व्यवस्था करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। सी एक ही समूह में समान तत्वों की व्यवस्था करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक नहीं है। तो जो इसमें से कथन सही है वो है ऑप्शन ए और बी। तो राइट आंसर है केवल ए और बी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया क्रमशः संश्लेषण के दौरान नहीं होती? जल अणुओं का विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, ऑक्सीजन का अवशोषण। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है? तो यह है ऑक्सीजन का अवशोषण। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल डैश कृंतक होते हैं? 12, 8, 10, 4। तो एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल 8, ठीक है ना, 8 कृंतक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सॉरी। नेक्स्ट है ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पोप की ध्वनि के साथ जलती है? तो ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो ये है H2, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया। तो महिला दिवस सप्ताह मनाया 1 से 8 मार्च। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बड़े बांध बनाकर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि डैश द्वारा प्रभावित होती है। ए है जल प्रवाह कम होने के कारण जल स्तर नीचे गिर रहा है। बी बाढ़ से खनिज युक्त तलछट के वार्षिक जमा को रोकना, पानी की आपूर्ति कम होने के कारण पानी को खारा बनाना और मानसून के दौरान भूजल के पुनर्भरण को रोकना। तो इनमें से बड़े बांध बनाकर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से, ठीक है, अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि डैश द्वारा प्रभावित होती है। तो ये होती है बाढ़ से खनिज युक्त तलछट के वार्षिक जमा को रोकना, ठीक है, के द्वारा प्रभावित होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है अल्पकाल में एक फर्म सभी आगतों में परिवर्तित नहीं कर सकती। तो ये तो सही है। फिर है एक फर्म लंबे समय में उत्पादन के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए एक इनपुट में विभिन्न नहीं हो सकते। तो यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी ये राइट आंसर है
कि इनमें से जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन बी। सी दिया है कारकों में से एक को बदला नहीं जा सकता और इसलिए अल्पावधि में स्थिर रहता है, तो ये सही है। दीर्घ काल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेंढकों में मानवों की तरह फेफड़ों की एक जोड़ी होती है, लेकिन ये डैश के माध्यम से भी सांस ले सकते हैं। श्वास रंध्र, श्वास प्रणाल, चिकनी और नम त्वचा या क्लूम। तो मेंढकों में मानवों की तरह, ठीक है ना, फेफड़ों की एक जोड़ी होती है, लेकिन ये चिकनी और नम त्वचा के माध्यम से भी सांस ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है? पहला है शाशीर कांगड़ी लद्दाख, फिर है केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। तो इनमें से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है? तो ये है केटू पर्वत। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, केटू पर्वत ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना, यह पाकिस्तान और चीन की सीमा पर है। ठीक है ना, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम, ठीक है ना, काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, केटू केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है केटू को। फिर है नंदा देवी उत्तराखंड। तो नंदा देवी यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचन केटू की बात करें तो केटू यह दुनिया की, ठीक है ना, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और केटू यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नंदा देवी ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है ना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरे स्थान पर है केटू और तीसरे स्थान पर है कंचनजंगा। और फिर भारत की बात करें तो कंचनजंगा यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और नंदा देवी ये दूसरे नंबर पर है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है S1, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण कटा हुआ भाग होता है। फिर है S2, गोलीय दर्पण का द्वारक उस गोले का व्यास है जिसका दर्पण एक कटा हुआ भाग है। फिर S3 है, मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का मध्य बिंदु है। तो इनमें से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है S1 और S3। तो राइट आंसर है केवल S1 और S3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रामनवमी एक हिंदू वसंत त्योहार है जो भगवान राम के जन्मदिन का स्मरण करता है, जो आमतौर पर डैश के महीने में मनाया जाता है। तो रामनवमी, ठीक है, जो कि एक हिंदू वसंत त्योहार है जो कि भगवान राम के जन्मदिन पर को स्मरण करता है और यह आमतौर पर अप्रैल महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अप्रैल सी अप्रैल के महीने में। ओके, नेक्स्ट है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार डैश धारा की दिशा को दर्शाता है, छोटी उंगली, तर्जनी, मध्यमा उंगली या अंगुष्ठ। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अंगुष्ठ ही धारा की दिशा को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में स्कूलों में स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने की परियोजना के तहत एक सरकारी स्कूल में एक स्वास्थ्य क्लिनिक जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगा का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था दिल्ली राज्य में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है,
किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया ताकि तेजी से औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया जा सके? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धातु के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि क्या है? पुनर्प्रयोग, पुनर्चक्रण, खाद निर्माण, भस्मीकरण। तो धातु के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि यह है पुनर्चक्रण। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वालों में से एक था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वालों में से एक था, ये थे नीरज चोपड़ा। राइट आंसर ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, अवक्षेपण अभिक्रिया डैश का एक विशिष्ट वर्ग है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक विशिष्ट वर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग का निवास स्थान क्या है? तो इसका निवास स्थान है 2500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उच्च अल्पाइन वातावरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जैन धर्म में तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म में तीर्थंकर है धर्म का एक रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग सिखाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक डैश तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं, चौथे, आठवें, सातवें, छठवें। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक आठवें। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। नेक्स्ट है, किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को तीव्र कर दिया? तो किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को तीव्र कर दिया? तो ये कर दिया सुएज नहर का उद्घाटन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोविड-19 भारत पर विषय विशेषज्ञ समिति ने मई 2021 से 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग में चरण 2-3 नैदानिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस टीके की सिफारिश की? तो ये सिफारिश की थी कोवैक्सीन की। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कोवैक्सीन। नेक्स्ट है, कार्बन के बारे में कथन सही है। कार्बन प्रकृति में उपधातु है, ये गलत है। कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, तो ये भी गलत है। कार्बन अधातु प्रकृति का है, ये सही है। कार्बन धातु प्रकृति का, ये गलत है। ठीक है, तो जो इसमें कथन सही है वो है ऑप्शन सी, कार्बन अधातु प्रकृति का है। ओके, नेक्स्ट है, डैश में भारत सरकार द्वारा उन भारतीय भाषाओं को घोषित करने का निर्णय लिया गया जो कुछ की आवश्यकताओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में पूरा करती है। 2010, 8, 4 या 6। तो इसे जोड़ा गया 2004 में भारत सरकार द्वारा उन भारतीय भाषाओं को घोषित करने का निर्णय लिया गया जो कुछ की आवश्यकताओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में पूरा करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2004। और सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी? पहली शास्त्रीय भाषा तो ये थी तेलुगु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मांग का निर्धारक नहीं है? कीमतों में बदलाव की उम्मीद, उपभोक्ता की आय, उत्पादों का मूल्य, विक्रेता की पसंद और वरीयता। तो कौन सा मांग का निर्धारक नहीं है? तो ये है विक्रेता की पसंद और वरीयता। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कार्बन की संयोजकता है 4, 2, 6, 3। तो कार्बन की संयोजकता है 4। राइट आंसर ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। सी है माता पिता का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। भविष्य के लिए पैसा बचाने एक मौलिक कर्तव्य है। तो जो इसमें सही है वो है 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद डैश जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक को स्थापित करता है।
यह बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 40 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म डैश में पाया जाता है। मानव मादा, स्टारफिश, मानव नर या सांप। तो लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म मानव मादा में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अभिक्रियाशीलता के सही क्रम में निम्नलिखित धातुओं की व्यवस्था करें। तो ये हमें दी गई हैं धातु और हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला आएगा पोटेशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आएगा फेरम, और फिर उसके बाद आएगा लीड, और फिर आएगा गोल्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, फेरम, लीड और गोल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 128। तो भारत संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत भारत में एयर स्पोर्ट्स के लिए एक डैश टियर बेहतर शासन संरचना होगी। 6, 3, 4, 2। तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत भारत में एयर स्पोर्ट्स के लिए एक 4, ठीक है ना, 4 टियर बेहतर शासन संरचना होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक युग्म अमोनिया क्लोराइड लवण का उत्पादन करेगा। तो ये करेगा HCl-NH4OH। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस सेवा प्रदाता ने घोषणा की कि वह अपनी अगली पीढ़ी की मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल प्रणाली को मालदीव के हुल हुमाले में उतारेगा। तो ये सेवा प्रदत्त की घोषणा की है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने यह घोषणा की है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।